नमस्कार दोस्तों, सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने आपकी कल लास्ट क्लास में क्या देखा था, वो हमने देखा था आपके मूल कर्तव्यों को। लास्ट क्या देखा था, आपके मूल कर्तव्यों को। और हमने आपके मूल कर्तव्यों में क्या देख लिया कि भाई इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है और क्या इसमें आपकी बातें थी। तो इतनी सारी चर्चा हमने कर ली थी और ये सारी चर्चाएं हमने की थी आपके कल की क्लास में। आज की जो अपनी क्लास है वो क्लास होगी अपने संविधान सभा के बारे में। वो क्लास किसके बारे में होगी, आपके संविधान सभा के बारे में। तो देखो अपने संविधान सभा से क्या क्या सवाल आते हैं और कैसे अपने एग्जाम में इसको क्रैक करना है, तो समझो इसको। यहां समझो, जो आपकी संविधान सभा थी, जो आपकी संविधान सभा, कई बार संविधान सभा जो है ये सब किसका गठन हुआ किसका गठन नहीं हुआ, उससे पहले एक बात समझो कि भाई संविधान सभा है, इसका गठन ये आपके कैबिनेट मिशन जो आपका भारत आया था, कब आया था 1946 में। जो आपका 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसी के आधार पर आपके क्या बनाई गई, संविधान सभा का निर्माण किया गया। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा। यहाँ एक बात समझो, यदि आपके सवाल आता है भारतीय संविधान का निर्माण किया, यदि आपके सवाल आता है भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया। यदि आपके सवाल आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो यदि आप अगर अपने आप बीच में ऑप्शन आएगा आपके, तो उत्तर पहले ही दिमाग में आ गया होगा, क्या, भीमराव अंबेडकर जी। यहाँ देखो, यदि मैं लिखूं आपके BR अंबेडकर, यही आपका दूसरा ऑप्शन में डालूं और वो डालूं आपके संविधान सभा, और यही मैं आपका तीसरा ऑप्शन डालूं कैबिनेट मिशन, या मैं आपका डी ऑप्शन डालूं कोई नहीं। तो यहां आप इसका क्या उत्तर दोगे, यदि आपके ऐसा सवाल आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ जो है आप कौन सा उत्तर डालोगे, ठीक है। अच्छा देखो, यदि आप इसका उत्तर भीमराव अंबेडकर टिक करते हो, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत होने के पीछे कारण क्या, क्योंकि अपने पास ऑप्शन दूसरा और भी कौन सा पड़ा है, और वो पड़ा है आपके संविधान सभा का। वो कौन सा पड़ा है, आपके संविधान सभा का, क्योंकि संविधान सभा का गठन ही किसके लिए किया गया था, ताकि वो आपके क्या कर सके, संविधान का निर्माण कर सके। तो इतनी बात आप सभी के क्लियर है। आगे चले, चलो। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया, ये आया क्यों था, आपके संविधान निर्माण करने, आपके संविधान सभा का गठन करने के लिए। और उस संविधान सभा ने क्या किया, आपके संविधान का निर्माण किया। यहां तक की बात आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। चलो उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। और आपके कैबिनेट मिशन में कौन कौन आए, तो जब मैंने आपको भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि आपके कौन कौन किस किस मिशन में आया, कौन नहीं आया। तो अगर आपने वो क्लासेस ध्यान से देखी है, तो आपको यहाँ जो है इसकी जानकारी अच्छे से हो जाएगी। चलो यहाँ देखो, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और एक आपका आता है AB अलेक्जेंडर। एक आपका कौन आता है, AB अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्यों के नाम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि कई बार ये तीनों ऑप्शन में देके चौथा ऑप्शन दूसरा दे देता है और पूछता है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के समय भारत नहीं आया। तो यहाँ पर आप इनका क्या उत्तर दोगे, क्या उत्तर नहीं दोगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती। चलो, तो कैबिनेट मिशन में भारत कौन कौन आए आपके, तो वो आए थे आपके सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद में पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। ये आपके क्या हुए थे, ये आपके भारत आए थे कैबिनेट मिशन के साथ में 1946 में। उसके बाद में आगे देखो, संविधान सभा जो है इसका गठन तो आपके 1946 में 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक वगैरह ये हो गई थी, लेकिन ऐसा विचार सबसे पहले किसने लाया, तो यहाँ देखो संविधान सभा का जो है सर्वप्रथम विचार 1924 में कौन लेकर आई थी, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू।
मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी या मोतीलाल नेहरू क्या लेकर आई थी आपके, ये आपके लेकर आई थी किसका, संविधान सभा का प्रथम विचार। यहां तक की बात क्लियर होती है आपके। चलो भाई, संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार कौन सी पार्टी लेकर आई थी, तो लेकर आई थी स्वराज पार्टी। कब लेकर आई थी, 1924 में। कब लेकर आई थी, 1924 में। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी और जिसके अनुसार क्या किया जाएगा, आपके संविधान का निर्माण किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है आप सभी के, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो ये होगी आपके संविधान सभा कंप्लीट। संविधान सभा का टॉपिक नहीं, ये बात दो कंप्लीट हुई। चलो, यहां तक अब तक क्या क्या देख लिया कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया, जो कि भारत कब आया, 1946 में। इसमें 3 सदस्य आए, एवी अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ऐसा विचार सबसे पहले किसने दिया, तो 1924 में स्वराज पार्टी। चलो, यहां तक कि अगर आपकी बात क्लियर होती है तो अब देखो, सारा गठन वठन सब कुछ हो गया, सारा गठन वगैरह सब कुछ हो गया। अब इसकी होनी थी पहली बैठक। अब इसकी क्या होनी थी, पहली बैठक। और यहां समझो, इसकी जो प्रथम बैठक है, ये हर बार का सवाल है आपके। ये तो सवाल आपका क्या है, हर बार का सवाल है कि आपके जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, और वो हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किनके, संविधान सभा के, किनके, संविधान सभा के। चलो, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और यहां देखो, आपके जो आपके संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जो आपके संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर ये संविधान सभा की आपके क्या हुई थी, दूसरी बैठक। यहाँ आपके क्या हुई थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके स्थायी अध्यक्ष आपके कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किनके, ये बने थे आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने, 11 दिसंबर 1946। क्या था, संविधान सभा की दूसरी बैठक। इतनी सभी बात क्लियर हो रही है आप सभी के, इतनी बातें क्लियर है आप सभी के। आगे बढ़े, चलो, तो यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। और वो यहां देखो, संविधान जब पारित हुआ उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे, 294 सदस्य उपस्थित थे। जब आपका संविधान पारित हुआ उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे, आपके उपस्थित थे 284 सदस्य। इन्होंने क्या कर दिया, आपका हस्ताक्षर कर दिया। 284 सदस्यों ने आपके हस्ताक्षर किए थे। इतनी बात क्लियर होती है। चलो, अब देखो, संविधान सभा में जो आपकी प्रमुख समितियां थी और उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, ये आपके हर बार पूछा जाता है। आपके हर बार पूछा जाने वाला सवाल कौन सा है कि भाई इन संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी और उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन से थे। अपने अपने सवाल क्या होते हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपते हैं। चलो, तो यहाँ देखो, यहाँ अपना पहला सवाल कौन सा, कि जो आपकी संचालन समिति थी, जो आपकी संचालन समिति थी उसके आपके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बात, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी आती है संघीय संविधान समिति। दूसरी आती है कौन सी, आपके संघीय संविधान समिति। और इस संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों बातें क्लियर हो गई। पहली क्या, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी आती है प्रांतीय संविधान समिति। तीसरी आती है प्रांतीय संविधान समिति और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति और इसके अध्यक्ष कौन आते हैं आपके, ये आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आते हैं आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चल,
इसके बाद में देखो अगली जो समिति आती है वो आती है आपके प्रारूप समिति। अगली जो समिति आती है वो आती है आपके प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यहां तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चल, उसके बाद में संघ शक्ति समिति, उसके बाद में संघ शक्ति समिति, और इनके आपके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति और इनके अध्यक्ष आपके कौन बने थे? वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके क्या बने थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। चल, ये प्रमुख समितियां, इनमें प्रारूप समिति, संचालन समिति, और इसके बाद में जो भीमराव अंबेडकर जी की समिति वो तो बताई थी। ये जो आपके दो समितियां हैं इनको जरूर से याद रखना। इन सब में जो शुरू की मैंने 4 बताई वो आपको जरूर से याद रखनी, ठीक है। एक तो अपने ये तो याद रखनी है कि मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जबकि मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकार समिति, ठीक है, उप समिति नहीं, मेन समिति, और उसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके अध्यक्ष कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां तक की चर्चा हो गई पूरी कि भाई किस किस समिति का अध्यक्ष कौन कौन था और कौन कौन बना। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, और इसके कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां आपका खत्म होता है मामला पूरा संविधान सभा का, यहां आपका पूरा मामला खत्म होता है संविधान सभा का। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्लियर होगी एकदम, इतनी बातें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होगी। आगे की चर्चा करें। चलो, अब देखो अपने इनसे आगे की चर्चा करते हैं। चलो, यहां देखो, अब आता है अपने शासन। अब अपने क्या आता है? शासन आता है। और चलो, तो इसके बारे में देखो। शासन के आपके 3 अंग, शासन के आपके कितने अंग आते हैं? 3 अंग आते हैं। और वो शासन के 3 अंग कौन कौन से हैं आपके? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। शासन के 3 अंग आपके कौन कौन से आते हैं आपके? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। अब इनको समझो आपके ये क्या क्या है। कार्यपालिका का कार्य क्या है आपके? जो आपकी कार्यपालिका है इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है आपके कानूनों को लागू करना। इसका कार्य आपका क्या है? कानूनों को लागू करना। किसका? कार्यपालिका का। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है आपके? तो कानूनों का निर्माण करना। यदि कोई पूछ ले व्यवस्थापिका का कार्य क्या है आपके, तो कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का क्या करना? निर्माण करना, ठीक है। चल, तो 2 काम हो गए आपके। कार्यपालिका जिन्होंने कानूनों को लागू किया, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। बाकी आपके दिमाग में फॉर्मेशन अभी भी 1 2 3 वाला चलता है, अभी भी 1 2 3 वाला चलता है। कहने का अर्थ क्या हो गया? यदि मैं व्यवस्थापिका को यहाँ लिखता और कार्यपालिका को यहाँ लिखता तो आप जरूर से ये वाला फॉर्मेट अपना लेते। हमेशा देखो दिमाग में फॉर्मेशन मत बनाओ, जो चीज सामने लिख रही है उसको ध्यान से पढ़ो, उस पर क्या लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर है? चलो, तो व्यवस्थापिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण, और कार्यपालिका उन्हें क्या करती है? लागू करती है। कार्यपालिका उन्हें क्या करती है आपकी? लागू करती है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, और न्यायपालिका को देखो। न्यायपालिका को देखो, जब मैंने आपको अमेरिका से संविधान से कुछ लेने को कहा था, भाई हमने भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमने अमेरिका के संविधान से भी कुछ अपनाया है। हमने आपके अमेरिका के संविधान से भी कुछ अपनाया है, और वो क्या अपनाया था आपका? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। ये जो आपके न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिस्टम है वो हमने कहां से अपनाया है आपके? ये अपनाया है अमेरिका से। ये कहां से अपनाया है? अमेरिका से। और ये आपके जो न्यायपालिका क्या करती है? ये न्याय तथा कानूनों की व्याख्या करती है।
न्याय तथा कानूनों की व्याख्या करती है। और व्याख्या का अर्थ हो गया यदि सरकार ऐसा कोई कानून लाती है जो कि मतलब जनता के हित के विपरीत हो या जनता के लिए वो लाभदायक न हो, तो क्या करती है उस कानून का मतलब उस कानून को रद्द कर देती है। जो संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाता है ऐसे कानून को न्यायपालिका क्या कर देती है, रद्द कर देती है। और यही आपका सिस्टम क्या कहलाता है, न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायपालिका का आपके कार्य, न्यायपालिका का क्या आ जाता है, आपके कार्य। चलो, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका। अब हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका कि भाई कार्यपालिका में कौन कौन होता है और कौन कौन नहीं होता है, किन के क्या काम है, इन सब की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है क्लास समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो इसको जरूर से लाइक शेयर कर दें, ठीक है। चलो, अब देखो आगे बात करते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं। चलो, अब देखो अपन अगली बात करते हैं, वो है आपके संघीय कार्यपालिका। पहली बात तो संविधान के किस भाग में कार्यपालिका का उल्लेख, तो संविधान के भाग 5 में। संविधान के किस भाग में, तो संविधान के भाग 5 में। और अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 में कार्यपालिका का ही उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 में। और भाग कौन सा, 5वां। संविधान का भाग कौन सा, होशियारों, 5वां भाग। अब यहां समझो संघीय कार्यपालिका में आपके होता कौन कौन है। भाई कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन होता है, तो यहां देखो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका में, उपराष्ट्रपति होता है कार्यपालिका में, और जो कार्यपालिका क्या करती है, आपके कानूनों को लागू, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। कोई भी अध्यादेश, ठीक है, उसको यदि कानून बनाना है तो हस्ताक्षर किसके जरूरी होते हैं, वहां पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, यहां समझो। तो पहला तो राष्ट्रपति, कार्यपालिका में कौन कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और एक आपका होता है महान्यायवादी। एक आपका क्या होता है, महान्यायवादी, या इसी को हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, या इसी को हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। और इसका पद हमने कहां से लिया है, और इस अटॉर्नी जनरल का पद हमने कहां से लिया है, ठीक है। यदि मैं ऑप्शन दूं आपको, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन दे दूं कनाडा। महान न्यायवादी जब मैंने आपको संविधान के स्रोत पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था ये आपके भारत सरकार का वकील होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में मैंने कहा था इसके बारे में बात आगे करेंगे। तो जब आगे ये आने वाला है अब टॉपिक आपका, मुझे ये बताओ अटॉर्नी जनरल का पद हमने कहाँ से लिया था। अटॉर्नी जनरल का जो आपके पद है वो हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से लिया था, अमेरिका से लिया था, जापान से लिया था, या कनाडा से लिया था, ठीक है। चलो, यदि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप इसका उत्तर ब्रिटेन देते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इसका उत्तर ब्रिटेन देते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, अब यहां देखो बात करते हैं अपन राष्ट्रपति की। अब बात किसकी करते हैं, राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति अपना क्या है, ठीक है। चलो, अब पहली बात होगी राष्ट्रपति की। भारत में कैसा शासन है, भारत में है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में क्या है आपके, संसदीय शासन व्यवस्था। और संसदीय शासन व्यवस्था में सत्ता को दो भागों में बांटा जाता है। सत्ता को कितने, दो। एक आपका नाम मात्र का प्रमुख और एक आपका कौन सा, वास्तविक प्रमुख। एक आपका नाम मात्र का प्रमुख और एक आपका क्या आ जाता है, वास्तविक प्रमुख आ जाता है। चलो, इसको समझो ये क्या है, इसको समझो ये क्या है। चलो, अब इसको समझो कि भाई संसदीय शासन व्यवस्था जो है इसमें सत्ता को कितने, दो भागों में बांटा जाता है। इसमें सत्ता को कितने भागों में बांटा जाता है, आपके दो भागों में बांटा जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या, इसमें आपके एक तो आता है नाम मात्र का प्रमुख और एक आपका आता है वास्तविक प्रमुख। एक आपका आता है नाम मात्र का प्रमुख और एक आपका क्या आता है, वास्तविक प्रमुख। इसका नाम मात्र का प्रमुख कौन कहलाता है, राष्ट्रपति।
नाम मात्र का प्रमुख कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन कहलाता है? आपका मंत्री परिषद, या इसका मुख्य हेड कौन? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है। वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख कहने का तात्पर्य क्या हो गया, यहां समझो। नाम मात्र का प्रमुख है मतलब इसके पास में ज्यादा शक्तियां नहीं है आपकी, ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए बहुत बड़ी पोस्ट है, जबकि असल में काम कौन करता है आपके? तो वो करता है आपके जनता का द्वारा चुना गया प्रतिनिधि या पीएम। इतनी बात क्लियर हो रही है आपके दिमाग में? चलो यहां से अब आगे की बात करते हैं आपके। तो नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख ये दो चीजें हो गई। और नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और आपका और वास्तविक प्रमुख कौन हो गया? मंत्रिपरिषद। और उसका मुखिया कौन आपके? वो हो जाता है आपके प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। अब बात किसकी करते हैं? राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति से अपने जो है एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, जितने भी आपके सवाल आने हैं राष्ट्रपति से संबंधित ही आने हैं। अब समझो इसके क्या क्या आपके सिस्टम है सारे। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यहां समझो, इसके जो उपनाम है वो देखो। नाम मात्र का प्रमुख मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्या है आपका? नाम मात्र का प्रमुख। दूसरा यह है आपके संघीय कार्यपालिका का प्रमुख। ये क्या है आपके? संघीय कार्यपालिका का क्या आता है? प्रमुख आता है। उसके बाद में देखो सर्वोच्च सेनापति यदि पूछ ले कौन होता है, तो आपका कौन होता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनापति यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति आपका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन? राष्ट्रपति। और ये तो बात पता है, राष्ट्र का पहला व्यक्ति या राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का पहला व्यक्ति या राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति व प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और उसी प्रकार किसी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। किसी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। इतनी चर्चा आपके दिमाग में क्लियर है? इतनी चर्चा आपके दिमाग में क्लियर है तो चलो आगे देखो, राष्ट्रपति की बात करते हैं। किन किन अनुच्छेदों में इसकी बात की गई है, कौन कौन भारत के राष्ट्रपति थे, क्या क्या उनका कार्यकाल था। तो यहां समझो, यहां समझो आपके जो आपके राष्ट्रपति हैं, जो आपके राष्ट्रपति हैं, इनका उल्लेख आता है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 में। ठीक है, राष्ट्रपति का उल्लेख कहां आता है? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 में। और संविधान के किस भाग में? तो 5 में। भाई ऊपर हमने बात क्या की कि 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका आती है। क्या आती है? संघीय कार्यपालिका। और इस संघीय कार्यपालिका में ही आपके सारे आते हैं, इस संघीय कार्यपालिका में ही आपके सारे आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। तो इनके बीच में जो है सारों के अनुच्छेद हैं, तो भाग तो 5 अपने आप ही हो गया। अच्छा, जो 52 से 61 तक का भाग है ना, वो किसको समर्पित है? पूर्ण रूप से राष्ट्रपति को। वो किसको समर्पित है? राष्ट्रपति को। अच्छा, अब दिमाग पर थोड़ा जोर डालो और देखो, जब मैंने आपको कहा था कि प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है, जब मैंने आपको कहा प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है, तब मैंने आपको बताया था कि वो अनुसूची कौन सी थी आपकी? तीसरी। वो अनुसूची आपके कौन सी थी? तीसरी। लेकिन किस किस का उल्लेख मैंने कहा था इस अनुसूची में नहीं है? किस किस का उल्लेख जो है मैंने कहा था आपके इस अनुसूची में नहीं है? तो वो कौन कौन से हो जाते हैं आदमी आपके? एक तो हो जाता है आपका कौन? एक तो हो जाता है आपका राष्ट्रपति, दूसरा हो जाता है उपराष्ट्रपति, और तीसरा हो जाता है राज्यपाल। इन तीनों का उल्लेख जो है आपके तीसरी अनुसूची में नहीं है। और वो तीसरी अनुसूची संबंधित किससे हो गई? वो हो गई आपके भारत के प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ से, प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ से। तो इतनी बात क्लियर है आप सभी के? तो इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से 61 में, और भाग कौन सा? 5वां। अब आगे समझो राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कैसे क्या नहीं होता है, वो सारी चर्चाएं यहाँ पर करने वाले। तो यहाँ देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है आपके? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और
राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इतनी बात क्लियर है? कौन कौन भाग लेता है आपके? तो एक तो लोकसभा के और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, भाई लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधान मंडल के राज्य, जिस प्रकार अपने सेंटर में, जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा है उसी प्रकार राज्य में क्या है, विधान मंडल या विधानसभा। इतनी बात क्लियर है? तो यहां देखो, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लोकसभा के भी लेते हैं और राज्यसभा के भी लेते हैं, लेकिन किसके नहीं लेते हैं? तो एक तो जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब सोचो, यदि मैंने आपको चुना है तो इसकी 100% संभावनाएं हैं कि जब आपको मौका मिलेगा मुझे चुनने का तो आप बेशक मुझे चुनोगे। इस कारण मनोनीत सदस्यों को इसमें भाग लेने नहीं दिया जाता कि ना पोषावी कौन। अगली सुनो, तो एक तो हो गया कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, और एक विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। इतनी चर्चा क्लियर हो गई आपके दिमाग में? इतनी चर्चा क्लियर है? अब चलो आगे। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? और निर्वाचन की प्रक्रिया में देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या मैं इसी को कह दूं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। ये आपके किसके? अब समझो ये क्या होता है। यदि मैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो है 5-6 जने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जो वो वोट देगा ना, जो वोट देने वाला होगा वो उन पांचों को ही वोट देगा, वो उन पांचों को ही क्या देगा? वोट देगा। तो क्या सर सारे ही जीत जाएंगे? नहीं, सारे नहीं जीतेंगे। कारण क्या है कि मान लो 5 व्यक्ति हैं A B C D, या मैं 3 कहूं A B C, चलो 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक जना गया कि साहब पहले नंबर पे ये होना चाहिए, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये। कहने का अर्थ क्या हो गया कि मैं चाहता हूं कि A वाला जो है राष्ट्रपति बने, लेकिन यदि ये A वाला राष्ट्रपति नहीं बनता है तो मैं क्या चाहता हूं भाई दूसरे पद, दूसरा कौन बने? C। ठीक है, यदि C भी किसी कारण नहीं बनता तो तीसरे नंबर पर भले ही इसको बना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले पे कौन होना चाहिए? A। उसी प्रकार जो है कई सारे लोग ऐसे के ऐसे क्या करते हैं, आपके वोट देकर आते हैं। किसी ने कह दिया ये 1, ये 2, ये 3, कोई कह देगा ये 2, ये 1, ये 3, कोई कह देगा ये 3, ये 2, ये 1, कोई कह देगा आपके ये 1, ये 3, ये 2। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब फिर देखेंगे भाई ज्यादा 1 किसको मिला है, कि भाई ज्यादा 1 तो इस A को ही मिला है। इसके आधार पर क्या होता है? आपके वोटिंग सिस्टम होता है। इसके आधार पर क्या होता है? आपके वोटिंग सिस्टम होता है। और 50 अनुमोदक और 50 ही प्रस्तावक चाहिए राष्ट्रपति का अनुमोदन करने के लिए। कितने? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। चलो, तो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम हो गया। उसके बाद में देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये हो गया आपके राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहां देखो कि भाई राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कितनी बार हो सकता है, कि भाई एक बार किसी को राष्ट्रपति चुन लिया तो क्या वो वापस राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर सकता है? कि बिल्कुल कर सकता है। वो चाहे कितनी भी बार राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर सकता है, कि भाई कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, कोई भी नियमों की बाध्यता नहीं। और यहां आयु देखो, राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए, कि भाई वो 35 वर्ष तो कम से कम पूर्ण कर ही चुका हो। वो क्या पूर्ण कर चुका हो? आपके 35 वर्ष तो कम से कम पूर्ण कर ही चुका हो। तो ये उसकी क्या आ जाती है? आयु आ जाती है। ये उसकी क्या आ जाती है? आयु। उसके बाद में देखो इसकी योग्यता क्या है।
उसके बाद में देखो कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है कि भाई वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। और क्या हो? किसी लाभ के पद पर ना हो। इतनी बात क्लियर है। कार्यकाल देख लिया। अच्छा, जब ये आपके त्याग पत्र देता है तो ये किसको त्याग पत्र देता है? आपके उपराष्ट्रपति को। पूछ ले राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये देता है आपके उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चल बयान। तो यह बात क्लियर होगी। कार्यकाल हो गया, त्याग पत्र हो गया, लोकसभा का सदस्य हो गया, उम्र हो गई, और ये सारी चीजें यहां समाप्त होती है। ठीक है, जहां से अपने एग्जाम में ज्यादातर सवाल आते हैं, जहां से अपने एग्जाम में क्या आते हैं? सवाल आते हैं। अब दूसरी चीजें देखो, अब दूसरी चीजें देखो, और वो देखो इसको हटाने का तरीका क्या है। तो इसको अनुच्छेद 61 के तहत, इसको अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। यदि पूछ ले राष्ट्रपति को किसके तहत, तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली है? तो ये अमेरिका से संविधान के ग्रहण किए। अमेरिका के संविधान से हमने क्या किया? आपके महाभियोग की प्रक्रिया को ग्रहण किया है। महाभियोग की प्रक्रिया को कहां से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से। कहां से किया है? आपके अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। यहां तक की बातें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होती है? यहां तक की बातें क्रिस्टल क्लियर हैं? चल आगे बढ़े। फिर देखो इसका वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए पर मंथ। 5 लाख रुपया। कितना? 5 लाख। 5 लाख रुपए पर मंथ। और ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यदि पूछ ले कि आपके राष्ट्रपति का वेतन कितना, तो 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ, तो देखो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या मैं क्या कह दूं? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय मतलब ये सुप्रीम कोर्ट है। एक आपका उच्च न्यायालय होता है, एक उच्चतम होता है। सुप्रीम कोर्ट एक आपका उच्च न्यायालय होता है, एक आपका क्या होता है? उच्चतम न्यायालय। तो आपके सुप्रीम कोर्ट का जो आपके सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो आपके सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो क्या करेगा? आपके इसको वोट दिलाएगा। इतनी बात क्लियर है आप सभी की? तो शपथ हो गई अपने क्लियर। शपथ क्या हो गई? शपथ का मामला हो गया क्लियर। अब यहां समझो आपके दूसरी क्या चीज होती है। यहां समझो आपके दूसरी क्या चीज होती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां। अब यहां समझो राष्ट्रपति द्वारा किन किन की नियुक्तियां की जाती है और किन किन की नियुक्तियां नहीं की जाती है, यहां समझो अब इनको। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां, यहां समझो अब इनको। और देखो राष्ट्रपति द्वारा एक तो ये प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अभी दिमाग में आएगा सर हम करते हैं ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो हम करते हैं। अरे नहीं भोड़ो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप नहीं करते हो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसी के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। आगे देखो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा? तो ये की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। उपराज्यपाल, उसके बाद में राज्यपाल और उसके बाद में आपके प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। फिर देखो जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनकी नियुक्ति, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। इतनी बातें क्लियर है आपके दिमाग में? इतनी बातें क्लियर हैं? अब देखो
और राष्ट्रपति के द्वारा आपकी नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की। किनकी? महान्यायवादी की। और इनको क्या कहते हैं? आपके भारत सरकार का वकील। भारत सरकार का वकील। यदि पूछ ले भारत सरकार का वकील किसको कहते हैं, तो किसको कह दिया? आपके महान्यायवादी को। किसको कह दिया? महान्यायवादी। इतनी बात क्लियर है आप सभी के? इतनी बात क्रिस्टल क्लियर है? चल इसके बाद में आगे चलें। चल अब देखो, एक आपके दो बच गए, वो है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक आपके मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन और मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो आपके किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इतनी बातें क्लियर। प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, उपराज्यपाल, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और आपके सूचना आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहां समझो राष्ट्रपति की शक्तियां। अब यहां समझो राष्ट्रपति की शक्तियां कि भाई राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी पावर है। कोई पावर भी है थोड़ी बहुत तक ऐसे ही बैठा है? तो यहां समझो कि भाई राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी पावर है। तो यहां समझो 85वां अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा? 85वां, और संसद का सत्र आहूत करने और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति। साहब लोकसभा को क्या विघटित करने की शक्ति किसके द्वारा? अनुच्छेद 85 के द्वारा। यूज कौन करता है? राष्ट्रपति। यूज कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी लोकसभा को भंग करने की शक्ति है भाई आपके राष्ट्रपति के पास, लोकसभा को भंग करने की। लेकिन क्या वो ऐसा कर सकता है कि नहीं साहब? ये करता किसके द्वारा है? जब प्रधानमंत्री जो है खुद आकर कह दे। प्रधानमंत्री जो है खुद आकर कह दे तब क्या होती है? आपके लोकसभा भंग हो जाती है। उसके बाद में अगला देखो, अगला आता है अनुच्छेद 108। अगला कौन सा आता है? अनुच्छेद 108। और ये क्या है? साधारण विधेयक पर ध्यान देना। जब साधारण विधेयक पर आपके लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है, अनुच्छेद 160, लोकसभा और राज्यसभा में जब विवाद हो जाता है साधारण विधेयक पर, तब दोनों को साथ बुलाता है कि दो आपस में बैठ बात करो यार, कहीं बात यूं आगा आगा रहना तय करो थे कहीं क्या वो कहीं क्या कि ठा नहीं पड़े। तो यहाँ देखो साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में ये क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। और संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? फिर देखो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, और ये क्या है आपका? तो समझो आप ये क्या है। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना कि साहब ये अध्यादेश क्या होता है? तो समझो कि जब आपकी सरकार सत्र में नहीं होती है, जब सरकार सत्र में नहीं हो तब राष्ट्रपति आपका एक कानून निर्माण करता है, ठीक है, जब तक ये सत्र में आ जाए, और उसको क्या कह दिया? अध्यादेश। भाई जब तक भाई आपकी सरकार सत्र में नहीं आ जाती तब तक कोई कानून पारित हुआ है, और वो क्या कहलाता है? आपका अध्यादेश कहलाता है, जो कि किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 123, अब तक तो लग रहा है कि साहब क्या ही राष्ट्रपति है, कितनी खतरनाक तो पावर दे रखी है, लेकिन ये सब करता किसकी सलाह पर है? आपके मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चल फिर देखो अनुच्छेद 72, ये राष्ट्रपति, मैंने क्या कहा? राष्ट्रपति तो मन मन में बसना चाहिए। तो यहां देखो आपके अनुच्छेद 72, आपका कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 72। और ये क्या है कि राष्ट्रपति के पास समाधान, लघुकरण और विराम की शक्ति है। समाधान, लघुकरण और विराम की शक्ति। यानी मैं यूं कहूं कि यदि किसी व्यक्ति को उम्र कैद होने वाली है, या मैं यूं कहूं किसी व्यक्ति को फांसी होने वाली है, तो राष्ट्रपति उसकी जो है इस फांसी को रोककर उसको उम्र कैद में तब्दील कर सकता है। इतनी बात क्लियर है? यानी किसी को जो है आपके दोष मुक्त कर सकता है, यानी उसकी जो है सजा में कुछ कमी वगैरह, तो ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इतनी बात क्लियर होती है? उसके बाद में देखो इसके पास में वित्तीय शक्ति क्या है?
इसके पास में वित्तीय शक्ति क्या है? तो देखो राष्ट्रपति के नाम पर ही बजट जो है आपके लोकसभा में रखा जाता है। राष्ट्रपति के नाम पर ही आपका बजट क्या रखा जाता है? लोकसभा में। यानी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से समस्त धन विधेयक लोकसभा में रखे जाते हैं। राष्ट्रपति से ये वित्तीय शक्ति है इसकी कि क्या कि राष्ट्रपति के नाम पर ही बजट लोकसभा में रखा जाता है। दूसरी क्या, राष्ट्रपति जब स्वीकृति देता है तभी धन विधेयक कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में। और आपको यदि ज्ञात हो तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में रखा जाता है। और क्या, आपके जो आकस्मिक निधि है उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। जो आपकी आकस्मिक, ठीक है, भारत के पास जितना भी पैसा आता है वो दो निधियों में, यानी यूं कह दूं दो बैंकों में जमा होता है। एक आपका संचित बैंक और एक आपका कौन सा? आकस्मिक। संचित बैंक, संचित निधि जो है इसको इस प्रकार से समझो कि ये आपका क्या है? एक पुराना मतलब सेविंग अकाउंट है। यहाँ पर पैसा जमा होता रहेगा, बाद में खर्च करेंगे, लेकिन एंड मतलब कभी भी पैसा चाहिए हो तो उसको कहते हैं आकस्मिक निधि। ठीक है, आशा करता हूं कि आज की क्लास जो है आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ तक एक बात समझ में आई होगी। यहाँ तक राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पढ़ लिया हमने? ये पढ़ लिया आपकी उम्र पढ़ ली, उसकी उम्र पढ़ ली, योग्यता पढ़ ली, योग्यता पढ़ ली। उसके बाद में किस भाग में इसका उल्लेख है, किस भाग में क्या है आपके उल्लेख है, इसके पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसके पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं, किन के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये किन की नियुक्ति करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र किनको देता है, त्याग पत्र किनको देता है, ये सारी चीजें हमने बात की। उसके बाद में इसकी शक्तियां भी देखी आपके कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है हर एक संचित निधि पर। फिर आपका ये क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। ये सारी बातें इसमें की कि नहीं की? ये सारी बातें इसमें की कि नहीं की? ठीक है, अगली क्लास में जो है हम आपके ये राष्ट्रपति को पूरा खत्म करके इसके आगे के टॉपिक को शुरू करेंगे। आशा करता हूं कि आप जो है घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका एग्जाम जो है अभी तक अब आपका एग्जाम तो फिक्स ही है। ठीक है, तो जितना हो सके बार बार रिवीजन करने की कोशिश करो। ठीक है, नया अभी पढ़ने की कोशिश मत करना। जितना आपने पुराना पढ़ा है उसको हाँ बार बार घोटो, एकदम घोट घोट रट काटो पूरा ही। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं आपका, और यदि आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो वो आपको एग्जाम में ज़रूर फायदा देगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सत्यकेतु का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपके टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, और आपका जो है सत्यकेतु का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आपको ये सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।